हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो हमारी जो सेशन रहेगा ये रहेगा HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पेपर लिया जा रहा है CAT, उसके लिए ये हमारे क्लास रहने वाली है। CAT एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हमारे आएंगे वो हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि CAT है इस एग्ज़ाम में जो हमारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया वो 10th क्लास का किया गया है। तो हम 10th क्लास तक जो एनसीईआरटी क्लास से हैं वो कवर करने की कोशिश करें एग्ज़ाम से पहले। तो आज ये हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में जो हमारा जो टॉपिक रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत कब होती है। वो जो वहाँ चित्रकार थे फ्रेडरिक सारियो के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और जो क्वेश्चन थे हमारे पिछले जो कल की क्लास में निरकुशवाद है उस किसे कहते हैं, निरकुशवाद है। और ये जो नेपोलियन जो संहिता थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें कि 18वीं सदी है, यूरोप के नक्शे को देखें तो वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। कि जो यूरोप का नक्शा देखें, अगर यूरोप का नक्शा अभी देखें तो आज जो राष्ट्र राज्य वैसा नहीं था, ये बात कह रहे हैं। पीछे का जो देखेंगे हम नक्शा और आज का नक्शा देखेंगे उसमें बहुत अंतर है। आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं कि आज जो है यूरोप को किसके रूप में, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड है इसके रूप में जानते हैं। तब राजशाहियों, डचियों और कैंटोनों में बंटे हुए थे। तब कह रहे हैं कि आज जो जर्मनी है, इटली है, जो स्विट्जरलैंड है के रूप में जानते हैं हम यूरोप के नक्शे को। और उस समय जब 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें और आज के नक्शे को देखें तो उसमें अंतर था। पीछे का जो नक्शा था उसमें क्या मिलेंगे, राजशाहियों और डचियों और कैंटोनों में ये क्षेत्र बंटे हुए थे जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप किसके अधीन थे, जो निरकुश राजतंत्र था। निरकुशवाद राजतंत्र कैसा होता है, ऐसी सत्ता जिसपे कोई अंकुश नहीं होता है, सैनिक बल के जो वहाँ शासन किया जाता है राजा के द्वारा, वो होता है निरकुश राजतंत्र। पूर्वी और मध्य यूरोप है निरकुश राजतंत्र के अधीन था। और इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं बनते थे। कि कह रहे हैं कि इसमें कि जो हमारे वो जो लोग हैं वो सामूहिक पहचान अपनी पहचान है, किसी समान संस्कृति का भागीदार है वो नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग भाषाएं बोलते थे, भाषाएं उनकी क्या थी, अलग अलग थी। संस्कृति है उनकी, उसको वो भागीदार है उसमें हिस्सा नहीं लेते। सामूहिक पहचान अपनी पहचान है वो नहीं बना पा रहे थे। विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातीय हैं वो समूह थे, सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़कर बना था। कि जो हैब्सबर्ग है साम्राज्य है जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन कर रहा था उसमें अलग अलग क्षेत्र थे और एक जनसमूह को जोड़कर एक जनसमूह को जोड़कर बना था। कि ऑस्ट्रिया किस पे, हंगरी पे शासन करने वाला एक हैब्सबर्ग साम्राज्य था। हैब्सबर्ग साम्राज्य कई समाज जो जन समूह है उनको मिलाकर एक हैब्सबर्ग है वो बनाया गया था, साम्राज्य बनाया गया था। इसमें क्या थे, जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है इसमें क्या थे, एल्प्स के टिरोल, एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। कि जो एल्प्स के टिरोल में है जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है इसमें कौन कौन से जो
ये हमारे समूह थे, इलाके थे, वो शामिल थे। तो एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाके हैं, बोहेमिया भी शामिल था इसमें। जहाँ की कुलीन वर्ग में, जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज़्यादा थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कुलीन वर्ग है, इसमें कौन सी भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे? तो जर्मन भाषा। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य किन किन इलाकों से जोड़कर बना था? तो किन से आएगा? एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया या सुडेनलैंड जैसे, और बोहेमिया भी शामिल था। और कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा से ज़्यादा बोलते थे। हैब्सबर्ग है साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा भी प्रांत भी शामिल थे। क्या हैब्सबर्ग साम्राज्य किन से? ऑस्ट्रिया अंग्रेज प्रशासन करने वाला एक समूह छोटे छोटे इलाकों से मिलकर बना था। और इसमें ज़्यादा जो भाषा बोलने वाले थे वो कौन से थे? जर्मन भाषा थे। और सुडेनलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, टिरोल और एल्प्स जैसे बोहेमिया भी शामिल था। ये बात हमारी हुई। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में कौन सी भाषा के प्रांत के भी शामिल थे? इतालवी जो है वो इटली भाषा के वो भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? हंगरी में जो आधे से ज़्यादा लोग भाषा बोलते थे वो मैग्यार भाषा बोलते थे। बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे यहाँ से मोटा मोटा जो क्वेश्चन बन सकता है, देख ये जो हमारी क्लास है सीएटी एग्ज़ाम के साथ साथ जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो लिया जा रहा है, ये इसके साथ साथ भी हमारे जो एग्ज़ाम बोर्ड है उनके लिए भी ये क्लास, अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी हमारी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर, एक लाइक आपका नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेशन में भी बताइए कि क्लास कैसे रही। तो इसमें हमारे जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इटली है, जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, ये किन किन क्षेत्रों में बंटे हुए थे? कौन से जनसमूह से मिलकर एक हैब्सबर्ग साम्राज्य है इसका निर्माण होता है? ये हमने डिस्कशन किया। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे से ज़्यादा लोग क्या थे, कौन सी भाषा बोलते थे? तो मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों में इस्तेमाल करते थे। जो गालसिया है, कुलीन वर्ग है, पोलिश भाषा बोलता था। क्वेश्चन आ सकता है जो गालसिया में कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग था, कौन सी भाषा बोलता था? तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा हमारा पोलिश भाषा। कौन क्या आएगा जी? जो पोलिश भाषा बोलने वाला कौन सा कुलीन वर्ग था? तो वो था गालसिया कुलीन वर्ग। और जो हंगरी में कौन सी भाषा बोलते थे? हंगरी में जो मैग्यार भाषा बोली जाती थी। और जो गालसिया में है वो पोलिश भाषा। और जो जर्मन भाषा बोलने वाले कौन से कुलीन वर्ग में थे? वो थे जो हैब्सबर्ग है उसमें ज़्यादा थे। और यहाँ से हमारे तीन भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जर्मन भाषा कौन सा कुलीन वर्ग था? वो हैब्सबर्ग में था। और जो गालसिया है उसमें कौन सी है? पोलिश भाषा है। मैग्यार भाषा हंगरी के लोग बोलते थे। तीन क्वेश्चन हमारी भाषा से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में है जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है उसके उत्तर में है कौन सा है? बोहेमियन और स्लोवाक था। जो उत्तर में है, उत्तर में कौन से है? बोहेमियन और स्लोवाक। और कोर्नियोला और स्लोवेंस दक्षिण में कौन से थे? दक्षिण में अगर बात करें, उत्तर में हमने देखा जो कौन से थे, वो थे बोहेमियन, स्लोवाक, कॉर्निवोला और स्लोवेंस। ये उत्तर के थे जो इनके पास पास लग रहे थे। जबकि दक्षिण में अगर बात करें, दक्षिण में कौन कौन से हैं लोग? क्रोएट पूर्व की तरफ, दक्षिण में कौन सा है? क्रोएट। और पूर्व की तरफ है ट्रांसिल्वेनिया। जो ट्रांसिल्वेनिया है वो का पूर्व की तरफ है। और रोमन लोग भी थे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था।
ऐसा फर्क क्या है, एक राजनीतिक जो एकता है उसको बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। कि जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था, इसकी सीमाएं रेखा भीतर संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। कि कौन सी अवस्था थी, तो बात करें हम उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ इसमें हैब्सबर्ग में कौन थे, वो था बोहेमियन, स्लोवाक, कॉर्निवाला, स्लोवेंस। अगर बात करें दक्षिण में है तो वो था क्रोएट। और पूरब की तरफ कौन सा था, पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया, जिसमें कौन से लोग रह रहे हैं, रोमन लोग रह रहे हैं। और ये क्या है कि कह रहे हैं कि जो राजनीतिक एकता को बढ़ावा नहीं देने वाले, क्योंकि तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व कौन होता है, केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा होती है। राष्ट्रवाद और राज्य का विचार कैसे उभरा, तो इनसे कुछ हमारे महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो हम डिस्कशन करते हैं। दिनांक जो 1797 है, नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था, वो किया था 1797 में। इंपॉर्टेंट हमारी तारीख है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई, तो 1797। इंपॉर्टेंट तारीख हमारी है दूसरी 1814 और 15, नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का जो पतन है वो कब हुआ, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था, वो किया था 1797। कब किया था जी, 1797। और नेपोलियन का पतन कब हुआ, ये हुआ था 1814 और 15 में। एक संधि होती है, इंपॉर्टेंट संधि हमारी है कि वियना शांति संधि कब हुई थी। वियना शांति संधि में हमारा आंसर आएगा 1815। 1815 किससे संबंधित ये संधि थी, इससे कौन सा व्यक्ति जुड़ा था, वो जुड़ा था मेटरनिक। मेटरनिक है वो इससे जुड़ा था। और कौन सी संधि होती है, 1815 की संधि वियना शांति संधि के जाना जाता है। और नेपोलियन का अंत हुआ है, पतन हुआ है, वो 1814-15 में हुआ है। नेपोलियन ने जो आक्रमण किया था इटली पर, वो कब किया था, 1797 में किया था। ये हमारी 2 तारीख है, इंपॉर्टेंट है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ कब हुआ था, वो था 1821। किसके लिए, यूनान के लिए। और 1848 की बात करें कि फ्रांस में क्रांति है। फ्रांस में एक क्रांति 1848 से शुरू होती है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग, संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। फ्रांस में क्रांति 1848 से शुरू होती है, परंतु जो ये इसमें प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग, किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग, औद्योगिक मजदूर और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त, इन्होंने क्या किया, एक सरकार के गठन की मांग की। और इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्य की मांग करते हैं 1848 में। और इटली का एकीकरण कब होता है, इंपॉर्टेंट है, 1859 से 1870 के बीच में इटली का एकीकरण का निर्माण शुरू होता है। जर्मनी का जो एकीकरण है 1866 से 1871 के बीच में, इनके जो ये अपना जर्मनी के लिए एकीकरण के लिए। और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। पिछले हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है किस प्रकार हुआ, जैसे हमने देखा कि कौन से हमारे जो उस वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाषा से रिलेटेड कौन सी साइड में कौन सा क्षेत्र है उसमें भाषा बोली जाती है, ये हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूरोप से संबंधित जो हमने देखा, जो उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व पश्चिम में कौन से क्षेत्र है, वहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते थे। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्वेश्चन आ सकता है हमारा एक पॉइंट के तौर पे, कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और कंपटीशन एग्जाम बोर्ड के साथ भी। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कौन सा वर्ग महाद्वीपीय का सबसे शक्तिशाली प्रभुत्वशाली वर्ग था, तो आएगा कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप।
यूरोपीय जो महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कुलीन वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। कुलीन वर्ग है एक यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का। और इस वर्ग के जो कुलीन वर्ग के एक सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक कुलीन वर्ग था, ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे अधिक शक्तिशाली था। इस कुलीन वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। कौन सी जीवन? साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था और इसमें इस वर्ग को साझा जीवन शैली में बांधे हुए थे, क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थे, ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जो कुलीन वर्ग है, जो राजनीतिक कार्य के लिए कौन सी भाषा है बोली जाती थी? उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए जो कुलीन वर्ग था, वो उच्च वर्गों के बीच में कौन सी भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच भाषा का प्रयोग। परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस से जुड़े होते। परिवार किनसे जुड़े हुए थे? वैवाहिक बंधनों से। और उच्च वर्गों के बीच में जो राजनीतिक कार्यों के लिए जो भाषा होती थी, वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज में एक छोटा समूह था। जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग एक शक्तिशाली था। एशिया महाद्वीप का जो महाद्वीपीय का सबसे शक्तिशाली था, वो कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग में जो कौन थे? जायदाद वाले और शहरों में हवेली वाले थे। अगर ज़्यादा जो अमीर व्यक्ति है, वो एक छोटा समूह होता है, ये भी हमें ध्यान रख सकते हैं कि एक छोटा समूह है सबसे ज़्यादा अमीर होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं जो कुलीन वर्ग है ना, कुलीन वर्ग ये संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। कौन सा? कुलीन वर्ग। जनसंख्या के अधिकांश लोग कौन थे? सबसे ज्यादा जो अधिकांश लोग कौन थे? कृषक थे। और जो कुलीन वर्ग एक छोटा समूह था। कुलीन किन वर्गों में वैवाहिक बंधनों से आपस में बंधे हुए थे? कौन सी भाषा है उनकी थी? फ्रेंच भाषा एक राजनीतिक कार्य के लिए प्रयोग की जाती थी। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार, पश्चिम में कौन थे? ज्यादातर जो जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे। जो पश्चिम में है कुलीन वर्ग, जो पश्चिम में कौन थे? ज्यादातर किराएदार छोटे काश्तकार किसान खेती करते थे। पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बंटी थी। पूर्व और मध्य में किस में बंटी हुई थी? यूरोप के जागीरों में बंटी थी, जो बुदास खेती करते थे। क्वेश्चन आ सकता है, पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीर में बंटी थी, कौन खेती करते थे? भूदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा था। यहाँ से जो है कुलीन वर्ग, बात करें कुलीन वर्ग कौन है? ये एक यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली है। कौन है? जायदाद वाले और शहरों में हवेलियों वाले थे। ये क्या है? कुलीन वर्ग एक छोटा सा समूह परंतु अमीर है, ये भी हम कह सकते हैं। और ये कौन से वैवाहिक बंधनों में? पारिवारिक जो परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में बंधे हुए थे। उच्च वर्ग के लिए उनकी जो भाषा राजनीतिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। पश्चिमी और मध्यम यूरोप और जो ये खेती करते थे, जो पूरे जो यूरोप में भूमि विशाल पर जो है, जो पूर्वी और मध्य के बीच क्या कहते हैं? भूदास खेती कहते हैं। पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि में शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का वृद्धि होता। पश्चिमी और मध्यम यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि में शहरों का विकास, वाणिज्य वर्गों का उद्योग था, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड और में औद्योगिकरण कब आया? इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी यहाँ से कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण
का विकास आरंभ कब हुआ था, तो आएगा जी 18वीं सदी में आया था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था। फ्रांस और जर्मनी राज्यों के कुछ हिस्सों में, फ्रांस है, जर्मनी के जो कुछ हिस्से हैं उसमें 19वीं सदी के दौरान ही हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग उद्योगपति और सेवा क्षेत्र के लोग से बने हैं। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा है। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदार मध्यम वर्ग के बीच एक राष्ट्रीय एकता के लिए विचार लोकप्रिय हुए हैं। उदारवादी राष्ट्र क्या मायने थे, तो ये हमें नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो आज जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करते हैं। क्या है कि 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें, तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा बंटेगा कि किन किन क्षेत्रों में जो यूरोप पहले बंटा हुआ था, राजशाही, डची और कैंटेनो। आज क्या है, जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हमारा जो कुलीन वर्ग है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली वर्ग कौन सा था, कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग, इसमें कौन थे, जायदाद और शहरी हुए। कितना बड़ा था, तो हम कहेंगे एक छोटा सा साम्राज्य था। कुलीन वर्ग छोटा सा था, परंतु क्या थे, सबसे अमीर कुलीन वर्ग में माना जाता था। जो यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे पॉइंट बन सकता है, जो राजनीतिक कार्य के लिए जो कुलीन वर्ग है कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। पश्चिम में ज्यादातर जमीन किराएदार छोटे काश्तकार थे। भूदास खेती किसे कहते हैं, जो पूर्व मध्यम यूरोप के बीच विशाल जागीरों में बंटी थी, जिस पर कौन खेती करते थे, भूदास खेती करते थे। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे। तो आज हमने जो यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय था, यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय, ये इसके जो क्षेत्र थे, कौन सा वर्ग है, वो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में उदारवादी राष्ट्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक उदारवादी राष्ट्र के बारे में। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं। जो साथी आज इस YouTube पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे CAT एग्जाम जो NCERT क्लास हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।